नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अखिलेश यादव से जुड़ी हुई, जिन्होंने दावा किया है कि दिल्ली में उनका हेलीकॉप्टर बिना कारण के रोका गया। हालांकि अब वो मुजफ्फरनगर के लिए उड़ान भर चुके हैं। आपको हम बता दें कि थोड़ी देर पहले बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी कि बेवजह बिना कारण मेरा हेलीकॉप्टर जो है वो रोक दिए। देखिए, यही वो ट्वीट है। बाकायदा हेलीकॉप्टर के साथ अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे बिना बताए, बिना किसी कारण के रोक दिया गया है मेरा हेलीकॉप्टर। लगभग अब 56 मिनट पहले, 1 घंटे पहले उनका ट्वीट है। मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है। जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। हारती हुई भाजपा की ये हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। तो ये ट्वीट किया अखिलेश यादव ने लगभग 1 घंटे पहले, 56 मिनट पहले, और जिसमें उन्होंने ये बात कही। लेकिन अब से कुछ देर पहले उनका हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान भर चुका है मुजफ्फरनगर के लिए। और थोड़ी देर में, इसलिए अब खबर आ रही है कि थोड़ी देर में अब जयंत चौधरी के साथ अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो दिल्ली से उड़ान भर चुके हैं अब अखिलेश यादव, लेकिन लगभग 1 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया था, क्योंकि 12:30 बजे का वक्त था। अभी के हिसाब से देख लीजिए तो 3:30 हो रहे हैं। 12:30 बजे तय वक्त के मुताबिक मुजफ्फरनगर अखिलेश यादव को 12:30 बजे पहुंचना था, जिसके बाद 1 बजे के आसपास, देखिए, सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों की निशानी है। समाजवादी संघर्ष के इतिहास में यह दिन भी दर्ज होगा। हम जीत की ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं, ये अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया है और ये बातें उन्होंने लिखी है। तो आपको हम बता दें, अखिलेश यादव ने बाकायदा 2 ट्वीट किए, जिसमें एक तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट किया गया था, हेलीकॉप्टर की अकारण रोकी गई है उड़ान, लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार, चाहे जितने हथकंडे अपना ले, दम्भी सत्ता जनता देगी जवाब, भाजपा सरकार के दिन है बचे 4। तो तुकबंदी करते हुए उन्होंने ये बात लिखी है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, देखिए, जनता को जो मैसेज ये देना चाह रहे हैं वो मैसेज वाकई अब जनता तक पहुंच भी रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं अखिलेश अपने ट्वीट में, अब से थोड़ी देर पहले जो एक शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं बीजेपी के, वो उड़ान भर चुके हैं, लेकिन मेरे हेलीकॉप्टर को रोक कर रखा गया, वो भी बिना किसी कारण के। बिल्कुल, देखिए, ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सियासत इस वक्त खूब हो रही है और इस मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने इसे भुना लिया है। जिस तरीके से उन्हें एयरपोर्ट पर उनका दावा है कि उन्हें रोका गया और उन्हें यहाँ 1 बजे तक पहुंचना था, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल थी, लेकिन इस वक्त तकरीबन 2.5 से 3 घंटे अब लेट हो चुके हैं। और जब वो दिल्ली उतरे तो दिल्ली में उनके हेलीकॉप्टर के उड़ने की इजाजत नहीं थी काफी वक्त तक। ट्वीट आया है और ट्वीट के तुरंत बाद उनका हेलीकॉप्टर उड़ा है। कुछ देर बाद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है, हम लोग वहीं पर मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार ट्वीट हुए हैं, जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर निशाना साधा है, सरकार को कटघरे में लिया है, उसके मुताबिक यहां पर भी पश्चिम में उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है। हमने इस बारे में सरकार से भी बात करने की कोशिश की और उधर से ये जो जवाब मिला वो ये कि विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, वहां पर जहां से उड़ना है और जहां तक पहुंचना है दोनों जगह देखा जाता है। हालांकि अभी तक इस बारे में खुलकर सामने कोई नहीं आया कि आखिर क्यों 2.5 से 3 घंटे लेट हो रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद यहां काफी हलचल थी, उसके पहले भी हलचल थी, क्योंकि इसके बाद उन्हें मेरठ जाना था, मेरठ में भी उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था। ऐसा लगता है कि मेरठ की स्थिति अब शायद दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां नहीं हो पाएगी। देखना यह है कि यहां के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका रथ आया हुआ अखिलेश यादव का, उससे वो किस तरीके से कैंपेन पर जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर वो लेट हुए हैं और अब उनकी चूंकि हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरा है, कुछ देर बाद वो यहां पहुंचेंगे। मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसमें अपनी बात भी रखेंगे। अभिषेक, आएंगे आपके पास और हम जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह मौजूद हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मोदी जी के घर में आने के पहले घर में अगर कोई बीमारी आ जाए तो परेशानी होती थी या नहीं होती थी, मुझे बताइए कि इलाज कैसे कराएंगे? होती थी ना परेशानी? गरीब बाप अगर बीमार होता था तो बेटी को कह देता था, बेटा बहुत इलाज करानी है, भीड़ बढ़ जाता है, मैं तो करूंगा ही, मेरे पीछे तू भी रूम के कोल से बढ़ जाएगा और लाचार बेटा पिताजी को घर पे लेकर आ जाएगा। गरीब माँ अपने बेटे की दवाई नहीं करा पाती।
मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का कार्ड दिया है, जिससे वो 5 लाख तक का सालाना खर्च कर अपने परिवार में सबका इलाज करा सकते। सबका आज किसी भी बेटे को या मां को लाचारी से अपने बाप या बच्चे को मरता हुआ देखने की जरूरत नहीं। इसका भी सबसे बड़ा फायदा किसी को हुआ है तो मेरे दलित भाइयों को हुआ है। मित्रों, पहले भारत सरकार कर देती थी, कितने 2000, 5000, 2000, 5000। मोदी जी ने तय किया है कि ये आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त होते होते भारत में हर गरीब को एक घर देने का काम करेंगे, और वो घर की मालिक नहीं होगा, मालकिन होगी घर की महिला को वो घर का महिलाओं का एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी। और मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि ये योजनाएं जो कांग्रेस के जमाने में संख्या में इतने घर को बिजली देंगे, इतने घर बनाएंगे, इतने टॉयलेट बनाएंगे, इतने घर के अंदर सिलेंडर देंगे, मोदी जी ने संख्या निकाल देश में सभी को घर देंगे, देश में सभी को शुद्ध पीने का पानी देंगे, देश में सभी के घर में बिजली पहुंचाएंगे, देश में सभी के घर में शौचालय पहुंचाएंगे, देश में सभी के घर पे सभी को। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं शाहजहांपुर, जहां पर जेपी नड्डा इस वक्त मौजूद हैं। और वो आधार है, क्या मैं कह रहा हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्या मैं कह रहा हूं इस पर मुझे मत तौलो, मुझे इस बात पर तौलो कि क्या मैंने कहा था और क्या मैंने किया है, वही तय करेगा कि अगला आधार क्या है। और इसलिए हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति बदल डाली। आजकल मुझे बहुत खुशी होती है, लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। आप याद कीजिए 2017 में सपा क्या काम के आधार पर वोट मांगने गई थी? नहीं। इन पार्टियों की आदत थी, नया चुनाव, नए वायदे, नई बातें, बेवफाई करते हुए आगे बढ़ो, फिर नया चुनाव आए, नए वायदे करो, निकलते चलो, ये उनकी संस्कृति थी। मोदी जी ने देश को यह सिखा दिया कि अब रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही पॉलिटिकल पार्टी आ सकेगी। इस बात को हमको समझना चाहिए। यह है परिवर्तन, यह है राजनीतिक संस्कृति का परिवर्तन। इसको हमको समझना चाहिए। और इसीलिए हम ये कहते हैं, जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये बात को हम कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, सोच दमदार, सोच ईमानदार, काम दमदार, और मैं उसमें जोड़ता हूं काम असरदार, जो असर कर सके। इसको हमको समझना चाहिए। अब आज किसानों की बात होती है। इस देश में बहुत से लोगों ने अपने आप को किसान नेता कहा, बहुत से ऐसे नेता हुए जिन्होंने किसान नेता कहलवाया, बड़े बड़े सम्मेलन किए, बड़े बड़े समागम किए किसान नेता कहलाने के लिए। आज समय है विवेचना करने का, उन किसान नेताओं ने किसान के लिए क्या किया। मैं प्रबुद्ध नागरिक मतदाताओं से पूछना चाहता हूं, बता दें कि उन्होंने क्या किया। किसान की हालत खराब होती रही, कोई उसकी चिंता नहीं हुई। और मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं कि जो काम किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो किसी ने नहीं किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, हम सब प्रबुद्ध मतदाता हैं। 2014 के पहले और 2019 के पहले बजट में आप देख लीजिए आंकड़ों का क्या अंतर था।
22,000 करोड़ रुपए बजट होता था एग्रीकल्चर का, 22,000 करोड़ रुपए। आज यही बजट 1,23,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर का हो गया। कहां 22,000, कहां 1,23,000 करोड़ रुपए। यह बजट अपने आप में बता देता है कि किसानों के प्रति समर्पण किसका है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट धूल फाक रही थी, कोई पूछ नहीं रहा था, लेकिन लागत का 1.5 गुना देने का मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये किसी ने नहीं तय किया। ये हिम्मत दिखाई तो भारत के महान नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई, जो 1.5 गुना का किसान को उसकी लागत का देना तय किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब आप याद करो, कांग्रेस वाले क्या करते थे? कांग्रेस वाले चुनाव से पहले हम कर्जा माफ कर देंगे, हम कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ कर देंगे। 10 साल बाद कर्जा माफ कर देंगे। कितना होता था? सारा कर्जा मिला ले तो 57,000 करोड़ रुपए। कितने साल बाद? 10 साल बाद 57,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी तक 10 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में 180 लाख यानी 180 लाख 1,80,000 करोड़ रुपए, क्षमा कीजिए, 1,80,000 करोड़ रुपए 10 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार रुपए के हिसाब से 10 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में डाल दिया है। यह हमको ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है। 1,80,000 करोड़ रुपए ये 10 साल बाद 57,000 करोड़ रुपए देकर के, और वो भी देते नहीं थे। राजस्थान में क्या कर्जा माफ हो गया? क्या जमीनों की कुर्की चलने लगी, किसानों के साथ धोखा देते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि में 1,80,000 करोड़ रुपए लोगों के खाते में पहुंचाया है। और उत्तर प्रदेश में यही 41,000 करोड़ रुपए 2 करोड़ लोगों के, किसानों के खाते में पहुंचाया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं खाद की बात करूं तो 140% की सब्सिडी मोदी जी ने दी है। जो खाद की बोरी 2,400 रुपए में मिलती थी, वह खाद की बोरी आज किसान को 1,200 रुपए में मिल रही है। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा। पावर्ड बाय ईबिक्स कैश, हर खुशी के लिए काफी है। क्या टैक्स की टेंशन घटाएगा ये बजट? ATC की लिमिट बढ़ने का ऐलान प्लान। होम लोन के ब्याज पर मिलेगी ज्यादा छूट। क्या मध्यम वर्ग की झोली भरेंगे वित्त मंत्री? हम पश्चिमी यूपी के पूरी तरह से गरमाए माहौल की तस्वीरें आपको दिखाते रहे हैं। आज तक संवाददाता कुमार कुणाल ने मुजफ्फरनगर की जनता से बात की और माहौल भांपने की कोशिश की। चुनाव का शोर हर ओर है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर में है हम इस वक्त, और आपके पीछे ये चुनावी खेल नहीं, यहाँ कबड्डी का खेल है। और दमखम जो दिखा रहे हैं वो यहाँ के युवा हैं। और युवा इस बार जब वोट डालेंगे तब बहुत कुछ बदलेगा या क्या माहौल रहेगा, उस पर भी हम इन तमाम खिलाड़ियों से भी बात करेंगे, गांव के लोगों से भी बात करेंगे। तो अभी ये फिलहाल कबड्डी के दांव दिखा रहे हैं, कोई पकड़ रहा है, कोई चेज कर रहा है। हम कुछ युवाओं से बात करते हैं। क्या माहौल है इस बार यहाँ पर? क्या माहौल है? आरएलडी का है जी। आरएलडी आ रही है? क्यों इस बार बदलाव का है? बदलाव ये है जी, एक तो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही जी, भविष्य बिल्कुल बेकार हो लग रहा। 2-3 साल हो लिए, ऐसे ही सारे भाई आए हम यहाँ जी। ये भाई थे आखिरी बार ये भर्ती हुए और कोई नहीं हुआ। आप तो आर्मी में हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है युवाओं को। रोजगार मिल नहीं रहा जी, बहुत मतलब भर्ती भी कम कर दी भाजपा ने, और रोजगार मिल नहीं रहा जी, अभी नहीं मिल रहा फिलहाल रोजगार। हाँ जी। अच्छा, बुजुर्ग भी है, ये यहाँ कबड्डी का मजा ले रहे हो आप,
हाँ जी। क्या है इस बार माहौल गांव का? गांव का माहौल बढ़िया, लोग दल के सारे लेकिन पिछली बार तो जम के बीजेपी को वोट दिया गया था। गुस्से में गुस्से में वोट दिया था, लेकिन अभी फिलहाल लोकदल को वोट कर रहे जी। गुस्सा है? हाँ जी गुस्सा है। किसका गुस्सा है? किसानों की सुने नहीं जा रही जी, पेमेंट नहीं हो रहा किसानों का। क्या है, क्या समस्या है? ठीक है, यहाँ तो लोकदल वाले लोकदल वाले हैं, लेकिन कोई समस्या है? किस तरीके की समस्या है? क्यों बदलाव चाह रहे हैं? समस्या तो बस यही है कि बेरोजगारी का ज्यादा समस्या है। बेरोजगारी की समस्या है। तो कबड्डी का दांव पेच चल रहा है, कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। ताऊ, आप वोट तो कई बार दिया होगा आपने? उधर 82 साल हो रही है, वोट देने लग रहे, वोट ही देने लग रहे हैं। हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार कुछ बदलाव का है या लोग खुश हैं जो काम हो रहा है उससे? ना, नहीं खुश हैं। नाश कर दिया, भाजपा ने नाश कर दिया। जंगल में जाकर देख लो, खेती उजड़ी पड़ी है लोगों की, कई बिल बद रहे, कई तेल बद रहा। बहुत समस्या जाता है। लेकिन वो कहते हैं हिंदू मुसलमान का मामला है, कानून व्यवस्था ठीक हुई है। ठीक हुई, उनके लेकर ठीक हुई, मेरे लेकर ठीक नहीं हुई।